Hello everyone, I hope all of you are good. अब let's start the chapter number 24 assessment procedure. हम कर रहे हैं चैप्टर assessment procedure start. अब इसमें ना मैं पहले आपको assessment procedure पहले बता देती हूँ assessment का मतलब क्या होता है, देन मैं आपको कुछ टर्म्स का मतलब बताऊँगी. ठीक है. assessment का मतलब क्या होता है? assess करना, assess मतलब फाइंड आउट करना कि आपका कितना टैक्स बनता है, डिटरमाइन करना, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालना इज़ द असेसमेंट ऑफ. देखो व्हाट इज़ असेसमेंट प्रोसीजर, वो क्या कह रहा है हमें. असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? एवरी पर्सन हु इज़ अर्निंग विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स, मतलब हर पर्सन जो कमा रहा है और जिसकी इनकम टैक्स, जिस पे टैक्स लगेगा, लाइक 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, हैज़ टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. जिसकी भी इनकम आपकी चार्जेबल टू टैक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. देन प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द रिटर्न बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट. आपने क्या किया कि भाई मैंने तो रिटर्न फाइल कर दी, मेरी इनकम ज़्यादा है, मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी. देन फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, वो क्या करेगा, उसको दोबारा से वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा कि जो रिटर्न भरी है वो सही है या नहीं. दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट. असेसमेंट सिंपली मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स. इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड रिकवरी ऑफ टैक्स. कितना आपका टैक्स बनता है, अगर आपसे रिकवरी करनी है, आपने कम दिया है, कितनी आपकी रिकवरी है. दिस इज डिटरमाइंड एज पर द टैक्सेशन लॉ एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर. जो टैक्स निकाला जाता है वो किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, उस साल कितना आपका टैक्स बनता है, मतलब उस साल क्या क्या आपके रूल्स हैं, एग्जिस्टिंग लॉ क्या है उस असेसमेंट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स निकाला जाता है. क्या प्रोसीजर होता है, पहले तो देखो हाउ मच डिड यू अर्न. पहले तो आप देखते हो कि हमने कमाया क्या प्रीवियस ईयर में. देन आप रिटर्न फाइल करते हो, फिर रिटर्न को चेक करता है डिपार्टमेंट. आई होप आपको असेसमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ असेसमेंट. अब कुछ टर्म समझा देती हूँ एक दो. अब जो मैं बता रही हूँ कि हम रिटर्न फाइल करते हैं, ये हम फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, बिफोर ड्यू डेट. ड्यू डेट से पहले हमें ये फाइल करनी होती है. वैसे हमारी ड्यू डेट जो पहले थी रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई थी, बट इन कोरोना टाइम इसको कर दिया गया 30 सितंबर. ठीक है, हमें मतलब ड्यू डेट से पहले 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. ये होगी हमारी सिंपल रिटर्न. बट कई बार होता है मैं रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं कर पाई, अब मैं इस डेट को लेके चल रही हूँ, अगर ड्यू डेट मेरी ये है, मैंने क्या किया 31 जुलाई तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाई किसी कारण से, तो मैं क्या करूँगी, उसको बाद में भर दूँगी. लाइक मैं भर रही हूँ अगस्त में फाइल कर रही हूँ, तो उस रिटर्न को क्या बोलेंगे, बिलेटेड रिटर्न. आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हो बट आफ्टर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न. और बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन होता है 139 सब सेक्शन 4. मीनिंग समझ आ गया. जब आपने ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी, आप उसको लेट फाइल कर रहे हो, दैट इज़ योर बिलेटेड रिटर्न. ठीक है, ये तो गई आपकी बिलेटेड रिटर्न. फिर एक होती है रेक्टिफाइड, एक होती है आपकी रिवाइज्ड रिटर्न. क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न. ये होती है अंडर सब सेक्शन 139 सब सेक्शन 5. रिवाइज से आपको पता चल रहा है, रिवाइज कब करोगे, जब आपने ऑलरेडी एक रिटर्न फाइल कर दिया, आप उसको ठीक कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपको लगता है आपने अपनी रिटर्न में कुछ गलतियां कर दी है, कुछ ओमिशन है, ठीक है, कोई मिस्टेक है, तो आप क्या करते हो, जो आपने एग्जिस्टिंग रिटर्न्स भरी हैं उसको जाके रिवाइज करोगे अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में. दैट इज़ कॉल्ड योर रिवाइज्ड रिटर्न. थर्ड एक टर्म आती है आपकी डिफेक्टिव रिटर्न. क्या आती है, डिफेक्टिव रिटर्न. अब क्या है, ये तो हो गया कि हमने रिटर्न फाइल करी नहीं करी तो बिलेटेड हो गई या रिवाइज हो गई. डिफेक्टिव मतलब जिसमें डिफेक्ट है. अब क्या हुआ, आपने रिटर्न फाइल कर दी, अब आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखा कि इस रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो क्या हो गई, डिफेक्ट हो गया, आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करेगा, आपको नोटिस भेजेगा आपकी मेल पे कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है.
देन आपको उन 15 दिनों के अंदर, इंटीमेशन आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इन 15 दिनों में इसे ठीक नहीं करते, जो आपको डिपार्टमेंट ने बताया कि आपने गलत फाइल कर दी, आप फिर 15 दिनों में उसे ठीक नहीं कर पाए, तो आपकी रिटर्न को क्या माना जाएगा, इनवैलिड। आपकी रिटर्न क्या बन जाएगी, इनवैलिड रिटर्न मानी जाएगी। मतलब आपका माना जाएगा कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी, फिर उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। समझ गए कि डिफेक्टिव रिटर्न मतलब, अब आपने तो फाइल कर दी बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, उन्होंने आपको इंटीमेट किया, आपको 15 दिनों में उसको ठीक करना है, नहीं किया तो वो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। ये कुछ हमारी इसकी बेसिक्स टर्म थी। देन अब हमें पता चल गया व्हाट इज़ असेसमेंट प्रोसीजर। देन हमें देखना है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कितनी तरीके की असेसमेंट होती है। आप हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप असेसी फाइल करता है। अभी मैंने आपको बताया आप रिटर्न फाइल करते हो, अभी सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको। क्या हुआ कि आपने देखा आपकी कितनी इनकम है, आपने रिटर्न फाइल करी, देन डिपार्टमेंट देखता है उसको। तो क्या हुआ, असेसमेंट। सबसे पहले असेस कौन कर रहा है, अपनी इनकम को, असेसी, कि मेरी कितनी इनकम है, मेरा कितना टैक्स बनता है। तो जब असेसी रिटर्न भर रहा है, अपनी क्या कर रहा है, टैक्स निकाल रहा है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। मतलब खुद से असेस करना कि मेरा टैक्स कितना बनता है। तो ये कौन से सेक्शन में कवर होता है, अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन ए में। ये तो हो गया जब हमने खुद निकाला। देन जब डिपार्टमेंट उसको चेक कर रहा है कि आपका कितना टैक्स बनता है, तो वो आपके आता है एक समरी असेसमेंट के अंडर, और एक आता है रेगुलर में। रेगुलर में भी आगे स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। इसको 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ गया सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मैंने बताया कि खुद से आप अपनी क्या कर रहे हो, इनकम को असेस कर रहे हो। अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन ए, इसके सेक्शंस याद कर लेना। Self assessment means before submitting returns, assessee is supposed to find whether he is liable for any tax or interest. मतलब रिटर्न भरने से पहले असेसी क्या करता है, वो ये देखता है कि उसका कोई टैक्स बनता है। वो कैसे देखेगा, कि वो अपनी इनकम देखेगा कि मेरी इनकम 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मैं लेट फाइल कर रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लेवी हो रहा है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस दिस सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट का बनाया गया कि खुद से आप अपना टैक्स निकाल लो। ठीक है, कितना आपका इंटरेस्ट बनता है और कितना आपका टैक्स बनता है। वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139, 142, 148 और 153A आफ्टर डिडक्टिंग। मतलब आप कैसे निकाल रहे हो कि कितना आपका टैक्स बनेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें आप ये देखते हो क्या आपका कोई एडवांस टैक्स पेड है। मतलब आपने पहले कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, क्या आपका कोई TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, कि आपने कोई टैक्स पहले आपका कटा हुआ है, कोई रिलीफ तो नहीं मिलता आपको, या कोई मैट क्रेडिट तो नहीं है। तो क्या कर रहा है असेसी शैल पे टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड फीस बिफोर फर्निशिंग रिटर्न, एंड प्रूफ ऑफ सच पेमेंट विल बी अकम्पनीड अंडर रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब जो वो पेमेंट कर रहा है, जितना भी टैक्स या इंटरेस्ट, उसका उसको प्रूफ लगाना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट कैलकुलेशन समरी कैसे है, इस समरी में आपका कितना टैक्स है, प्लस उसके ऊपर 4% सेस लग जाता है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। सरचार्ज लगता है आपका, पहले सरचार्ज फिर सेस। सरचार्ज कब लगता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लग जाता है। देन अगर कोई इंटरेस्ट आप पे लग रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, उसमें से माइनस होगा। अगर आपने कोई पहले से टैक्स दिया हुआ है, मतलब आपका एम्प्लॉयर ने आपका कोई टैक्स काटा हुआ है, वो माइनस हो जाएगा। कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है वो माइनस हो जाएगा, कोई रिलीफ मिल रहा है वो माइनस हो जाएगा, और मैट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। तो जो बचेगा वो अमाउंट आप पे कर दोगे बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट। दैट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बहुत बेसिक, बिल्कुल सिंपल है कि जब आप खुद से अपना टैक्स असेस कर रहे हो कि मेरा टैक्स कितना बनना चाहिए, कैसे निकालोगे कि जितना आपका टैक्स है, फिर आप देखोगे कि क्या कोई इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है तो प्लस कर दोगे। क्या आपने कोई एडवांस में तो नहीं पे किया हुआ, क्या कोई मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स तो नहीं काटा, क्या मैं किसी रिलीफ के अंडर आता हूँ, वो सब माइनस करके नेट अमाउंट आप पे कर दोगे। आई होप आपको सेल्फ असेसमेंट समझ आ गया होगा।
अब आता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट अभी मैंने बताया कि कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप अब क्या कर रहा है, वो आपकी इनकम को असेस कर रहा है। बट इन समरी असेसमेंट, बेसिक समझना है इसका, इस समरी असेसमेंट में क्या होता है, वो आपका कोई रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चेक कर रहा, वो सिर्फ आपकी अर्थमेटिकल एरर वो देखता है कि जो इसने भरा है विद प्रूफ भरा है और जो भरा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन एरर हो, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, वो चीज़ें सिर्फ समरी असेसमेंट। मतलब समरी असेसमेंट में आपसे वो कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, वो सिर्फ आपकी रिटर्न को एक बार चेक करता है। वो चेक कैसे करता है कि जो आपने अगर डिडक्शन क्लेम की है तो आपने उसका प्रूफ लगाया है, जो आपने कैलकुलेशन की है वो सही है, वो सब इसमें समरी असेसमेंट में होता है। इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, information submitted by assessee in his return of income is cross check, सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा है वो अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ असेस्ड टू। जो इनके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा है क्या ये सही है या नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट कैरीड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें कोई मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता कि वो जाके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सिंपल एक जो आपने भरा है उसी को ही चेक कर रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स लाइबिलिटी अराइज और रिफंड अराइज, टैक्स लाइबिलिटी मतलब अगर आपका जैसे आपने टैक्स रिटर्न भरा कि 10,000 का टैक्स बनता है, आपकी कोई अर्थमेटिकल एरर थी या आपने कोई डिडक्शन फालतू क्लेम कर ली थी, उसको हटा के अगर आपका बनता है टैक्स, मानो आपने भर दिया 10,000, टैक्स बन रहा है 11, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी कि आपको 1,000 फालतू देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स 10 की जगह 9 बनता है, अब आपका टैक्स कम हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो कह रहे हैं चाहे आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो रही है चाहे रिफंड, ऑन समरी असेसमेंट में तो आपको इंटीमेशन देगा, वो आपको बता देगा अंडर सेक्शन 143(1) में विल बी सेंड टू असेसी थ्रू ईमेल पे आपके इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका लाइबिलिटी बन रही है या रिफंड। दीज इंटीमेशन शुड बी ट्रीटेड एज द डिमांड नोटिस ही माना जाएगा और रिफंड ऑर्डर माना जाएगा। कोई आपके पास ये नहीं है कि डिमांड नोटिस का, जैसे अगर आपकी मानो 1,000 की लाइबिलिटी बनी तो वो अलग से आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा, जो आपके पास इंटीमेशन आया है वही आपका डिमांड नोटिस माना जाएगा। सेपरेट कोई नोटिस नहीं आएगा कि आपको 1,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न shall be deemed to be the intimation in a case where no sum is payable by or refundable to the assessee where no adjustment is required। जो आपकी एक्नॉलेजमेंट आती है वही इंटीमेशन माना जाएगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो जब आप सबका सब सही से होता है तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, वो कह रहे हैं वही इंटीमेशन माना जाएगा। टाइम लिमिट क्या है, 6 मंथ्स आपकी टाइम लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी हो गई समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट में क्या है, सिंपल आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो रिटर्न भरी है, उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है रेगुलर असेसमेंट, दैट इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब अब जांच पड़ताल हो रही है। अब आपने कह दिया कि मेरी डिडक्शन तो भैया मैंने ATG दिखा दी, मेरी ATG में मैंने 1 लाख रुपया क्लेम कर लिया। अब आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि पूरा प्रूफ दिखाओ भाई, पूरी जांच पड़ताल हो रही है, स्क्रूटनी असेसमेंट। ठीक है, इसका मैंने प्रोसीजर लिखा है, प्रोसीजर से आपको रेगुलर असेसमेंट पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैंडेटरी इशू एंड सर्विस ऑफ नोटिस। आपके पास नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, फिर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन दिस कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेसमेंट। आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी असेसमेंट को पूरा करने के लिए कि अब आपके उनके पास जोन से प्रूफ नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। समरी असेसमेंट में कुछ नहीं मांग रहे थे, आपने जो भरा था सिर्फ उसी को चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएगी, जो उनको डाउट लग रहा है उसके प्रूफ मांगे जाएंगे। और ये मैंने थोड़ा सा बताया कि ये सेक्शन 133 के अंडर वैसे भी असेसिंग ऑफिसर की पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अच्छा नहीं बैठ जा। ठीक है, इशू ऑफ शोकोज नोटिस, सॉरी इशू ऑफ शोकोज नोटिस इफ असेसिंग ऑफिसर इंटेंड टू मेक सर्टेन एडिशन डिसअलाउंस टू इनकम ऑफ असेसी। वो क्या करेगा, एक नोटिस भेज देगा अगर असेसिंग ऑफिसर क्या करना है, कुछ एडिशन कर रहा है या कुछ जो भी उसने इनकम दिखाई है उसको या तो डिसअलाउ कर रहा है या कुछ ऐड कर रहा है उसकी इनकम में कि आपकी ये भी इनकम बनती है, तो वो उसका नोटिस भेज देगा। हाँ सॉरी बच्चों, 2 मिनट,
ठीक है, वो नोटिस भेज देगा। फिर क्या होगा, इशू ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) में, जो आपका ये रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन है, इसमें नोटिस भेजा जाएगा विद इन टाइम लिमिट। क्या हुआ, पहले उसने एक नोटिस भेजा जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो शोकोज नोटिस देगा कि आपकी इनकम बढ़ी है कि कम है। फिर असेसमेंट ऑर्डर जाएगा कि अब आपका इतना टाइम बन गया है टाइम लिमिट में। अब यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है, नोटिस सर्व करने का 3 महीने, पहले 6 महीने था, अमेंडमेंट आई थी तो ये क्या हो गया 3 महीने, इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश। जिस आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने के अंदर अंदर आप ये नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। ये इसकी टाइम लिमिट है। अभी हमने सिर्फ 3 करी, क्या कौन कौन सी करी, टाइप ऑफ असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या था कि वो खुद से टैक्स निकाल रहा था, ठीक है। समरी असेसमेंट में क्या था कि आपकी सिर्फ क्रॉस चेक हो रही थी, और स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या था कि वो उसको बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई कर रहा है, आप पूरी जांच पड़ताल के साथ, और आपसे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ज्यूरिसडिक्शनल असेसमेंट, 2-3 रह गई हैं। फिर टाइप ऑफ असेसमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक नया टॉपिक आपका इसमें डला है, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, फिर वो समझा दूंगी, देन आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझ आए तो देन आप मुझसे समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।